Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is Chap 10 MCQ, a day series of Indian economy and Indian financial systems. So today we are going to do Module D का एक टॉपिक GDP concepts and union budget. ये अपने आप में ही बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जो जीडीपी का कॉन्सेप्ट है एंड यूनियन बजट इज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग कि कौन सी चीज़ें यूनियन बजट में रेवेन्यू में आती हैं, कौन सी एक्सपेंडिचर में आती हैं और उनके जो सब बाइफिकेशन है उन्हें याद रखना। तो अगर आपको ये टॉपिक्स पहले रिवाइज करने हैं तो संकल्प सीरीज का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर आप इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हो एंड देन यू कैन कम बैक हियर एंड प्रैक्टिस। अलॉन्ग विद इट मैं आपको बता दूं कि एक डॉक्यूमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, तो ये आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? आपकी कंट्री में एक साल के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उनकी टोटल वैल्यू इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पर टोटल इनकम अर्न बाय कंट्री सिटीजन्स नहीं, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर इन एन ईयर। ठीक है, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनियन बजट। ठीक है, तो यूनियन बजट जो कि हर साल फेब में आता है, उससे कौन से फैक्ट्स यहाँ पर सही दिए हैं उससे रिलेटेड। The union budget is presented by the finance minister on the last working day of February every year. No, it is given on the 1st Feb. 2016 से पहले लास्ट वर्किंग डे पे होता था, लेकिन अब ये 1st Feb ऑफ एवरी ईयर होता है और इसे एग्जीक्यूट करते हैं 1st April को। ठीक है, तो जो भी फेब में बजट आता है इट इज एग्जीक्यूटेड ऑन द 1st April ऑफ दैट ईयर। फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स द रेलवे बजट हैज मर्ज्ड इनटू यूनियन बजट। ये बिल्कुल सही बात है, पहले यूनियन बजट और रेलवे बजट अलग अलग होते थे, लेकिन अब इनको मर्ज करके एक ही कर दिया है एंड इट इज प्रेजेंटेड ऑन इन द फेब 1st Feb और इम्प्लीमेंटेशन जो इसकी है वो होती है 1st April से। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2 एंड 3। Which of the following is not a component of GDP by expenditure method? तो expenditure method जो है उसका फॉर्मूला है C प्लस आई प्लस जी और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि जो कंजम्पशन है, प्राइवेट कंजम्पशन, वो ऐड होती है, इन्वेस्टमेंट जो है प्राइवेट वो भी ऐड होती है, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो भी ऐड होता है, एक्सपोर्ट्स भी ऐड होते हैं, लेकिन इंपोर्ट्स जो है वो माइनस होते हैं। तो यहाँ पर जो एलिमेंट इसमें एडेड नहीं होता या कंपोनेंट इसका नहीं होता दैट इज द इंपोर्ट्स। तो यहाँ पर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको तीनों ही मेथड्स के जो फॉर्मूलाज हैं और जो मेन पॉइंट्स हैं उनको याद रखना है, बिकॉज जीडीपी कंपटीशन के मेथड्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 तरह के डेफिसिट हमने किए हैं, ठीक है जी। तो उसमें से आपको बताना है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो क्या होता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट में आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट के रोजमर्रा के इनकम्स एंड खर्चे हैं, उसमें जब खर्चे इतने ज़्यादा हो जाएं कि वो डे टू डे एक्सपेंसेस भी, मतलब डे टू डे इनकम्स इनफ ना हो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस को इनकर करने के लिए। सो दैट इज द पॉइंट व्हेन रेवेन्यू डेफिसिट हैपेंस। तो क्या डेफिनेशन है रेवेन्यू डेफिसिट की? एक्सेस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। तो ये बिल्कुल सही बात है, तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। The income method of calculating GDP includes which of the following components? तो again जो आपका second method है that is the income method, उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इसमें आ जाती हैं सारे के सारे factor जो हैं factors of production, that is land, labor, entrepreneur and capital। ये जो 4 factors हैं जो कि प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनसे रिलेटेड इनकम जो है वो ऐड होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। नॉमिनल जीडीपी डिफर्स फ्रॉम रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी होता है जो करंट प्राइसेस पे हम लेते हैं, रियल जीडीपी होता है जो हम पुराने प्राइसेस पे लेते हैं, किसी बेस ईयर को मान लेते हैं, किसी बेस ईयर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उससे कंपेयर करके हम जो इन्फ्लेशन है उसे कैलकुलेट करते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी डिफर करता है रियल जीडीपी से कौन से बेसिस पर? इन्फ्लेशन के बेसिस पर। ठीक है, तो कौन सी इन्फ्लेशन? रियल जीडीपी इंक्लूड्स इन्फ्लेशन नहीं, रियल जीडीपी इज रिलेटेड टू द बेस ईयर और उसमें इन्फ्लेशन का एलिमेंट एडेड नहीं होता है। नॉमिनल जीडीपी इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन,
this is also not true. Real GDP is adjusted for inflation to arrive at nominal GDP. Nominal GDP is measured at current prices. ये बिल्कुल सही है ठीक है जी. तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा C, that is nominal GDP is measured at current prices. With reference to GDP at constant prices, GDP at constant prices यानी कि base level, consider the following statements. तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है. It reflects only the change in quantities of goods and services produced. ये सही बात है. It removes the effect of inflation. ये भी सही बात है क्योंकि बेस की बात हो रही है. नॉमिनल में इन्फ्लेशन का एलिमेंट एडेड होता है लेकिन बेस में एडेड नहीं होता है. It is also known as nominal GDP. नहीं जी, it is not known as non-nominal GDP. Rather, it is known as real GDP. ठीक है जी. तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर हो जाएगी ऑप्शन ए 1 and 2. नेशनल इनकम अकाउंटिंग से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं. सो फर्स्ट इज इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स विद इन अ कंट्री फॉर गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ये बिल्कुल सही बात है. एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है ताकि बाकी कंट्रीज के साथ एक कंपेरेबिलिटी बनी रहे. अगर हमें कंपेयर करना है कि हमारे कंट्री की ग्रोथ कितनी है और सामने वाली कंट्री की ग्रोथ कितनी है, तो एक सिस्टमैटिक वे ऑफ होना चाहिए कैलकुलेटिंग द अकाउंट्स. ठीक है, जो भी अकाउंट्स हम मेंटेन कर रहे हैं उनको मेंटेन करने का एक सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए. तो ये बिल्कुल सही बात है. इट इंक्लूड्स बोथ प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटीज. इट्स नॉट ट्रू बिकॉज प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो कि हम कैलकुलेट कर सकें वो यहाँ पर असर्टेन करी जाती हैं. एंड इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मेजरिंग GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड NDP. ठीक है जी. तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन ए. GDP डिफ्लेटर जो एक इंडेक्स है इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का, जिसमें कि हमने CPI एंड WPI पढ़ा था पिछले चैप्टर में. तो GDP डिफ्लेटर यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है. तो इसका मतलब क्या है, क्यों यूज होता है GDP डिफ्लेटर. तो ये यूज होता है एज एन इंडिकेटर. जब हमें देखना हो कि अगर कोई चीज कंट्री में पहले 1000 का सामान प्रोड्यूस हो रहा था, अब 5000 का हो रहा है, क्या ये एक्चुअल ग्रोथ है या इज इट हैपनिंग ड्यू टू इन्फ्लेशन. तो इसमें एक्चुअल ग्रोथ का अमाउंट कितना है और इन्फ्लेशन का कितना है, इस चीज को मेजर करने के लिए हम GDP डिफ्लेटर का इस्तेमाल करते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा GDP डिफ्लेटर इज यूज्ड टू मेजर ग्रोथ रेट ऑफ GDP, एडजस्ट GDP फॉर चेंजेस इन पॉपुलेशन, measure the impact of price changes on GDP. तो it measures the impact of price changes on GDP. इन्फ्लेशन को मेजर करता है. ये बिल्कुल सही है. तो C would be the correct answer. Which of the following statement is correct? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. Intermediate goods are included in the GDP to avoid double counting. नहीं, ऐसा नहीं है. GDP में इंटरमीडिएट गुड्स को हम नहीं कैलकुलेट करते. फाइनल गुड्स की जो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की जो फाइनल वैल्यू है उसको इंक्लूड करते हैं. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी. तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द सेशन. मैं आपको बता दूं कि अगर आप जैब की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि जस्ट अ सेकेंड, या सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब एंड यू वांट कि आपको अपनी तैयारी करनी है और आपको एक बढ़िया सोर्स चाहिए वो तैयारी करने के लिए, तो लेट मी टेल यू कि आप edutap.in पर जाकर कुछ कोर्सेज जो हैं वो चेकआउट कर सकते हो. इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी. अगर आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट टारगेट करना है वो भी मिल जाएगा और साथ में टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी. साथ ही साथ आप जैब यहाँ पर जो कोड दिया है जैब 81 उसका इस्तेमाल कर फ्लैट 81% का ऑफ अवेल कर सकते हो. कोई डिटेल चाहिए तो ब्रोशर्स को चेकआउट आप कर सकते हो. इसके साथ ही इफ़ यू हैव एनी वो क्वेरीज ऑन दिस यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.